पेपर है अपना सेकंड यूनिट के अंतर्गत अपने कौन कौन से टॉपिक है। देखिए फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में और सेल टाइप्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, फिर इनके एग्जांपल और वायरस बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की सामान्य स्ट्रक्चर। सेकंड यूनिट में अपने को सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकाओं की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो ये कोशिकाएं अपने है कौन कौन से यूनिट सेकंड में लिखी। कोशिकाओं की संरचना, तो ये कोशिकाएं अपने है कौन कौन सी। तो पहला इसका अपना टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा कला या प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन एंड फंक्शन कार्य, रासायनिक संगठन व कार्य। तो पहला अपना टॉपिक कौन सा है, प्लाज्मा कला का रासायनिक संगठन तथा कार्य। किसे कहते हैं प्लाज्मा कला? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली जो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है, क्या कहलाती है? जीवद्रव्य कला कहलाती है, प्लाज्मा कला कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो इसका रासायनिक संगठन और इनके कार्यों का अध्ययन करना है। अगला पार्ट अपना आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपर्दवीय जालिका। इसमें भी क्या करना है अपने को, रासायनिक संरचना और कार्यों का अध्ययन करना है, ठीक है। फिर आएगा अपना गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। पहला कोशिकांग अपना सेंट्रोसोम, तारक काय। तारक काय। फिर है अपने माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया फ्लैजिला। माइटोकॉन्ड्रिया सीलिया फ्लैजिला, फिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। तो ये हो गया अपना इस यूनिट का पहला पार्ट। और दूसरा है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेकंड पार्ट के अंतर्गत अपने को पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं? सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन, ठीक है।
तो ये अपनी यूनिट सेकंड का सिलेबस है। देखिए अपने को सारे कोशिकाओं की संगठन का अध्ययन करना है, इनके फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और सेकंड पार्ट में अपने को एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का अध्ययन करना है, सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन का अध्ययन करना है। ध्यान दीजिए, अपने चर्चा करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के सामान्य स्ट्रक्चर और कार्यों की। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे, एक कोई अपने जूलॉजी के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी के अंदर सबसे बाहर की तरफ कौन सी संरचना पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह सेल मेम्ब्रेन किन घटकों से मिलकर बनी होती है? इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित, कौन कौन सी धारणाएं दी, फिर इस सेल में प्रमुख विषय और इसके कार्य क्या होते हैं, इसके ये अपने को करना है। ठीक है, अगला पार्ट आपका गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी का निर्माण किससे होता है, कार्य क्या होता है, संरचना क्या होती है, कोशिका के अंदर इसकी क्या भूमिका होती है, क्या काम होता है यार, बताइए। यार टू पार्ट प्रोटीन बनाएगी, एससीआर क्या बनाएगी, लिपिड बनाएगी। तो ये कार्य हो गए ना। कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण भी कौन करता है? ईआर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गोल्जिकाय का कार्य मुख्यतः स्रवण करना होता है। ठीक है, हमने इस प्रकार की रूपी संरचना बनाई थी। ये स्ट्रक्चर किसकी है? गोल्जिकाय की है, गोल्जी बॉडी की। ठीक है, सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम दो भागों में डिवाइड हुआ था, किसमें? सेंट्रियोल में, तारक केंद्रों में। और तारक केंद्र क्या करते हैं? सेल डिवीजन के दौरान क्या बनाते हैं? तंतु बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कार्य किसका हो जाएगा? सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सारे जानते ही हो, क्या जानते हो बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? जोरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिका होता है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो अंगुली रूपी उभार होती है, इनको क्या नाम देते हैं? अपने पृष्ठी के नाम से जानते हैं। ये आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन से प्राप्त होते हैं, और यहाँ कुछ कणिकाएं पाई जाती है। इन कणिकाओं को भी कोई नाम देते हैं क्या? क्या कहते हैं इन कणिकाओं को? क्या कहते हैं? F1 कणिकाएं या F0 कणिकाएं, या इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। कार्य क्या होता है? इन कणिकाओं को अपन क्या नाम देंगे? ऑक्सीसोम। कार्य क्या हो जाएगा इनका? देखिए श्वसन संबंधी कोशिका, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस के दौरान क्या देखा कि यूकैरियोटिक सेल में श्वसन संबंधी कोशिका कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ ये जो खाली जगह है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर श्वसन से संबंधित एंजाइम भरे होते हैं, और यहाँ ऑक्सीसोम पर भी श्वसन से रिलेटेड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर तो एक क्रिया होती है, कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स चक्र। ठीक है, कौन सी क्रिया? क्रेब्स चक्र की क्रिया। और क्रेब्स चक्र के दौरान एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कितने? एक पायरुविक एसिड से 12 एटीपी अणु, और संश्लेषण होता है। ये क्रिया होती है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब 24 एटीपी अणु बन रहे हैं ना, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। एटीपी के रूप में यहाँ क्या उपस्थित है? ऊर्जा प्रेजेंट। ठीक है, इसी कारण इसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑक्सीसोम होते हैं, इन पर ईटीएस की क्रिया होती है। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा NADH2 और FADH2 क्या बनाएंगे? ऊर्जा बनाएंगे। ये क्रिया होगी। कार्य हो गए संरचना में अपने को सामने दिखाई दे रहा है। डोरी झिल्ली से परिबद्ध क्रिस्टी पाए जाते हैं। इसे अर्ध स्वायत्त ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। क्यों?
एक तो इसे कहते हैं, दूसरा वितलवक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने स्वयं के डीएनए का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अगला पार्ट अपना सीलिया और फ्लैजिला, पढ़ा इसके बारे में कुछ आया? सीलिया और फ्लैजिला के बारे में आया? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आया था ना, मैंने एग्जांपल किसका दिया था? इसका एग्जांपल है पैरामीशियम का। इस पर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? कौन सी होती है? सीलिया। पक्षमाप के नाम से और यूग्लिना के अंदर कसार पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, इनका निर्माण कैसे होता है और इनके कार्य क्या है, ये अपने को यहाँ पढ़ना है। और दोनों में अंतर क्या है। फिर माइक्रोट्यूबुल्स, कुछ सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, कुछ सूक्ष्म घटक पाए जाते हैं जो कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें माइक्रोट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म कोशिका, सफिरोसोम, ग्लाइयोक्सिसोम, ये सारे घटक हैं, ये अपने पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज के अंतर्गत, ठीक है। सूक्ष्म नलिकाओं का अपने अध्ययन करेंगे जो कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण करने में सहायक होती है। फिर अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। क्या नाम देते हैं इसे? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है? वो सामने वाली खिड़की बंद करके आना है या वो पर्दा डाल दे या ये गेट बंद कर दे। सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से क्यों जानते हैं? क्यों कहते हैं? सुसाइड करता है ये सिर्फ, सुसाइड कर लेता है। कैसे? आपने को पता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? क्या ये एंजाइम क्या काम करते हैं? क्या अपन एंजाइम का यूज करते हैं? अपने शरीर में एंजाइम का यूज होता है क्या? होता है तो कहाँ होता है? कहाँ मिल गई? तुम कौन है मेरी को? तो एंजाइम या मेरे शरीर में क्या कर रहा है? क्या काम है? सोचा है कभी? नहीं सोचा, सोचना भी। विशेष प्रकार के जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? प्रेरण प्रदान करना, ठीक है। जैव रासायनिक क्रिया की दर को ये क्या कर देती है? बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल अपने लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लारिया एमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से जानते हैं। वो स्टार्च को किस में बदल देगा? स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज के अंदर। तो यहाँ एंजाइम में सहायक होता है टाइलिन। तो इसका कार्य क्या हो गया? इस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर जटिल घटकों को सरल घटकों में रूपांतरित करने के लिए सहायक प्रोटीन से निर्मित घटक क्या कहलाते हैं? एंजाइम। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर। बताइए कौन सी एंजाइम? कौन सी एंजाइम को छोड़कर अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं? Give the example of enzyme which are not formed by protein, जो प्रोटीन से नहीं बना। कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम। किससे बना है? आरआरएनए। किससे बना है? आरआरएनए, ठीक है। तो इसके अलावा सारे घटक होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम के। अपने को ये देखना है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं। अब देखिए ये होता है प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम और फिर फेगोसोम और फिर रेसिड्यूल बॉडी अवशिष्ट काय के नाम से इसे जानते हैं। 4 प्रकार का होता है लाइसोसोम। प्राथमिक जो होता है इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं वो प्रो एंजाइम होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? हमने अभी पढ़ लिया ना, पिछली यूनिट के अंदर हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक। प्रो का अर्थ क्या होता है? अनपेक्षित, आदिम, पुराना,
ठीक है। तो इसमें प्रो एंजाइम है, तो क्या वो एंजाइम इस क्रिया में, जैव उत्प्रेरण की क्रिया में भाग लेंगे? उनके अंदर क्षमता नहीं है पदार्थों को रूपांतरित करने की। वो क्या होते हैं? अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं। कैसे? पेप्सिनोजन क्रिया नहीं करेगा प्रोटीन पर जब तक वो पेप्सिन में नहीं बदलेगा। तो पेप्सिनोजन यहाँ क्या हो गया? प्रो हार्मोन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिप्सिनोजन क्रिया नहीं करेगा जब तक वो ट्रिप्सिन में चेंज नहीं होगा। तो ये प्रो हार्मोन किसमें पाए जाते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अब प्राथमिक लाइसोसोम क्या करेगा? अपने चारों तरफ उपस्थित घटकों को ग्रहण करेगा। ये तो ग्रहण कर लिया ठोस पदार्थ को, फिर अंतर्वलन के द्वारा ये ग्रहण कर लिया तरल पदार्थ को। तो अपने पीते कौन से पदार्थ को? तरल को या ठोस को? पीने की क्रिया, पीने की क्रिया। कौन सा पदार्थ पीते हैं? तरल पीते हैं या ठोस पीते हैं? अरे चाय पीते हैं या रोटी पीते हैं? ठीक है, ये रोटी पी रहे हैं, सुटेबल है क्या? नहीं है ना, तो तरल ही तो पिएंगे ना। तो तरल पदार्थ को अपने पीने की क्रिया के द्वारा यह ग्रहण करता है, और इस घटना को क्या कहेंगे? अपने पिनोसाइटोसिस। क्या कह देंगे? पिनोसाइटोसिस। अर्थात पी रहा है ये किसको? तरल को। अगर लाइसोसोम तरल ग्रहण करेगा तो इस घटना को क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। अगर ये ठोस ग्रहण करेगा तो ये भक्षण कर रहा है, और भक्षण को अपने क्या कहेंगे? फेक्स के नाम से जानते हैं, तो इसे फेगोसाइटोसिस कह देंगे, ठीक है। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा इसने क्या कर लिया? पदार्थों को, बाहरी पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब ये लाइसोसोम क्या कहलाएगा? ये द्वितीयक लाइसोसोम बन गया। अब ये द्वितीयक लाइसोसोम। आप देखिए जो भी पदार्थ इसके अंदर आया है, तो इसमें लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरेंगे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। प्रोटीन का पाचन करने के लिए प्रोटीएज, लिपिड का पाचन करने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने के लिए न्यूक्लियेज हो गया। इन सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। अब इन पदार्थों का ये पाचन कर देते हैं, लेकिन इस पाचन के दौरान संपूर्ण पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता। आप देखिए जिन पदार्थों का पाचन नहीं हुआ वो कहाँ पड़े हैं? इस लाइसोसोम के अंदर पड़े हैं ना। और वो पदार्थ अपने लिए क्या है? हानिकारक है। वो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है, अपने काम के नहीं है। और उन पदार्थों को अपने क्या कहेंगे? रेजिड्यूल मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। और ऐसा लाइसोसोम जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे हम कहते हैं अवशिष्ट काय। प्राथमिक लाइसोसोम, फिर द्वितीयक लाइसोसोम, परिपक्व हो गया एंजाइम, द्वितीयक बन गया। फिर इसने क्या किया? पदार्थों का भक्षण किया, तो ये फेगोसोम बन गया। पदार्थों को क्या किया है? भक्षण किया है। अब ये लाइसोसोम किसमें बदल गया? फेगोसोम में। और फेगोसोम की क्रिया के पश्चात पूर्णतः पाचन होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ जो काम के नहीं है वो बच गई। अब इसे हम क्या कह देंगे? रेजिड्यूल बॉडी के नाम से जानते हैं। और इस लाइसोसोम को क्या कह देंगे? अवशिष्ट काय। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर में जितने ज़्यादा अवशिष्ट काय होंगे, व्यक्ति उतनी ही जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अवशिष्ट काय या रेजिड्यूल बॉडी जरावस्था के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने कहाँ तक आगे थी? लाइसोसोम, ठीक है। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है? ये फट जाता है लाइसोसोम। फटने के बाद अंदर के एंजाइम बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद इसके चारों तरफ जो भी इसके हथे चढ़ता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया चढ़े, चाहे गोल्जी बॉडी चढ़े, कुछ भी चढ़े, उसका ये क्या कर देगा? पाचन कर देगा, और स्वयं का भी पाचन कर लेता है। इस कारण इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रक बताइए, खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट गुराराम ने। इसी ने की थी क्या? इसी ने की थी? नहीं की थी क्या? ब्राउन को हिंदी में क्या कहते हैं? गुराराम। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ठीक है क्या केंद्रक? क्या है? कोशिका की एक कंट्रोल यूनिट। जिस प्रकार से अपने शरीर के अंदर कोई एक निश्चित पार्ट मास्टर ग्लैंड ग्रंथि होगी और हेडमास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस होगी, तो क्या है? सारी ग्लैंड पे कंट्रोल कर रहा है ना। इसी प्रकार एक कोशिका के अंदर केंद्रक मुख्य यूनिट होती है, और इस कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमेटिन जालिका के रूप में। कालांतर में ये क्रोमेटिन जालिका क्या बना देगी? क्रोमोसोम बना देगी। और अपने को पता है कि क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं, और जीन आनुवंशिक लक्षणों का
संचरण करते हैं। एक माता के 23 जीन अंडाणु के द्वारा सारे लक्षणों का संतति में संचरण करते हैं और एक पिता के 23 क्रोमोसोम और एक पिता के 23 क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन सारे लक्षणों का शुक्राणु के द्वारा संतति में स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओव्यूम और स्पर्म के द्वारा जो संचरण किया जा रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? हो रहा है केंद्रक के द्वारा। तो सारी जैव रासायनिक क्रिया अनुवांशिक लक्षणों के संचरण या फिर कोशिका पर कंट्रोल करने का कार्य किसका है? केंद्रक का है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? इसे ऐसे समझिए, एक पर्वत है, इस पर रोड बनी हुई है, ऐसे यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, यहाँ गाड़ी खड़ी है और आगे क्या है? ढलान है ना। अब बताइए इस गाड़ी का एक्सीलेटर दबाने की जरूरत पड़ेगी या ये न्यूट्रल होती है ऑटोमेटिकली लुढ़कना शुरू कर देगी? ऑटोमेटिकली लुढ़कना शुरू कर देगी। अपने को न तो पीछे से धक्का देना है, न अपने को इसका गियर लगाना है, न स्टार्ट करना है, ये ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये क्रिया यहाँ हो और अपने को इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ ऊर्जा का उपयोग होगा या दूसरी वाली स्थिति में? ऊर्जा का उपयोग इधर वाली स्थिति में होगा। तो देखिए ऊर्जा के उपयोग के द्वारा कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर, यहाँ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होने वाला प्रवाह क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, सक्रिय अभिगमन कहलाएगा। ठीक है, यह क्रिया स्वतः होती है। एक तरफ पदार्थ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, दूसरी तरफ कम मात्रा में, वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ स्वतः ही क्या करे? गमन करे। इसे हम क्या कह देंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ एक शब्द आता है आपके नीट एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बड़ा काम का है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान काम में ली जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? बताइए। अब यहाँ होगा क्या? कुछ पदार्थ जो भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है या कोई और घटक है, उसका परिवहन प्रोटीन के साथ जुड़ के होगा। प्रोटीन के साथ वो घटक जुड़ जाएगा और फिर वो प्रोटीन क्या करेगी? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अपने साथ उस घटक को जोड़ते हुए स्थानांतरित करेगी। अब देखिए यहाँ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रोटीन जा रही है तो यहाँ छिद्र बन रहा है ना। छिद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोर कहते हैं ना। तो यहाँ प्रोटीन जो काम में आएगी वो कौन सी हो जाएगी? पोरीन हो जाएगी। कौन सी प्रोटीन? पोरीन प्रोटीन। तो पोरीन प्रोटीन किससे संबंधित है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। तो ये होगी आपकी यूनिट सेकंड, होगी ना? ठीक है, कल आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे तैयारी? हेडिंग डालिए सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? कोशिकांग बताइए। कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार होंगे? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार दिखाई दे रहे हैं? 3 प्रकार में डिवाइड मैंने खुद ही कर रखा है, सोचने की कहाँ जरूरत है। पहला डबल मेम्ब्रेन से लेयर्ड, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध। ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ पे डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। दूसरे ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ पे एकल झिल्ली पाई जाती है। एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग। और तीसरे ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन और तीन नेम क्या करेंगे? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, झिल्ली रहित कोशिकांग। बता दीजिए फटाक से एग्जाम्पल, दोहरी झिल्ली में कौन से आते हैं और झिल्ली रहित में कौन से आते हैं?
कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और क्लोरोप्लास्ट आ गया, और दो ही है क्या? केंद्रक, हाँ केंद्रक शामिल है इसमें। सेल ऑर्गेनल्स नहीं मानते, लेकिन दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचना तो है ही, तो ये शब्द याद रखना। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? केंद्रक को। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिका हो रही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसका अपन अलग से अध्ययन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचना है, ठीक है। तो ये तीन आपके कोशिका किसमें आ जाएंगे? दोहरी झिल्ली से परिबद्ध में आ जाएंगे। आप देखिए चलते हैं अपने झिल्ली रहित पे, बताओ कौन से? ये लो राइबोसोम, और बताओ कौन सा? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम और तारक काय, ठीक है, ये दो किस में आ गए? झिल्ली रहित में। अब जो बच गए वो सारे के सारे किस में आ गए? एकल झिल्ली से परिबद्ध, जैसे ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, और बताओ कौन से रहेगा? और कौन से रहेंगे? वैक्यूल अपने यहाँ नहीं पड़ेंगे। एनिमल सेल चल रही है तो जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है या बिल्कुल छोटी छोटी होती है, ठीक है। फिर माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय जिन्हें हम कहते हैं, सूक्ष्म काय, ग्लाइयोक्सिसोम, सफिरोसोम, ये सारे माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत आते हैं। तो ये एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने कोशिकांगों के 3 क्लियर है। एकल झिल्ली से परिबद्ध कौन सी है? दोहरी झिल्ली से, और झिल्ली से परिबद्ध नहीं हो और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये हो गए अपने कोशिकाओं के प्रकार। अपन बारी बारी से प्रत्येक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग डालिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का घटक है, कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पड़ते, लेकिन केंद्रक पर स्पेशली अपने टॉपिक दिया जाता है न्यूक्लियस। ये उतार लिए क्या? बताइए क्या जानते हो न्यूक्लियस के बारे में? क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? अगर होता है तो वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है? पूरा पढ़ लिया। देखिए यहाँ मैंने नाम लिखा है कैरियन, और वहाँ क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर? प्रोकैरियन, अलग विकसित केंद्रक जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है।
उसे हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोइड नाम दिया था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो अलग विकसित होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो लिखिए इसमें खोज करता रॉबर्ट ब्राउन, और इसने खोज की थी आर्किड की मूल कोशिकाओं में, और नाम क्या दे दिया इसने, केंद्रक को इसने नाम दिया एरियोला। क्या नाम दे दिया, एरियोला। आर्किड के बारे में क्या जानते हो बेटा, क्या है ये आर्किड? नाम सुना है या पहली बार सुन रहे हो? एक अधिपादप है आर्किड, जिसके अंदर एक आर्द्रताग्राही उत्तक पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं बेलामेन उत्तक। और किसी पादप के अंदर ये क्षमता नहीं है, उत्तक लटकते रहते हैं और वातावरण के अंदर जो नमी होती है उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो आर्द्रताग्राही उत्तक किसकी विशेषता है, आर्किड की, बॉटनी में लगेगा। अगला पॉइंट लिखिए, हेमरलिंग ने एक कोशिकीय शैवाल शैवाल एसिटाबुलेरिया में प्रायोगिक प्रदर्शन किया। मतलब प्रयोगों के प्रदर्शन जो किया वो हेमरलिंग ने किया, किसका, न्यूक्लियस का, केंद्रक का, कैरियन का। देखिए केंद्रक को कैरियन कहते हैं, तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा, केंद्रक का अध्ययन, ये कहलाता है कैरियोलॉजी। तो केंद्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, कैरियोलॉजी कहलाएगा। और इसका व्यास होता है 5 से 20 माइक्रोन। 5 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है, 5 से 20 माइक्रोन। 5 से 20 माइक्रोन। अब बताइए तंतुओं के अंदर होती है क्या जिसमें केंद्र का एब्सेंट होता है? ठीक है, जंतुओं के अंदर और प्लांट के अंदर जिसके अंदर केंद्र का सेल, ऊंट की आरबीसी में तो प्रेजेंट होता है, लामा की आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है, अपनी आरबीसी में एब्सेंट होता है? वो अपवाद है, ऊंट लामा वाला ना, उसकी आरबीसी में केंद्र प्रेजेंट होता है। सही है, आप लेकिन उल्टा बोल रहे हो। अगला बिंदु लिखिए, स्तनधारियों की मेमेलिया में स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में तथा एंजियोस्पर्म पादपों की परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक
अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ मैंने ये सब दे दिया, मेच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर आरबीसी क्या मेच्योर होती है, उसमें के साथ साथ मेच्योर होती है। तो ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किसकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है? लामा, अनमेच्योर आरबीसी जो भ्रूणीय कोशिका के अंदर होती है, जिसे स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। इसी बुक के अंदर अपने लास्ट में पढ़ेंगे, स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका के नाम से जानते हैं। तो वो क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है, ठीक है। उनके अंदर भी, लामा के अंदर भी और स्टेम सेल के अंदर, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, प्रोकैरियोटिक में प्रारंभिक केंद्रक को, प्रोकैरियोटिक में प्रारंभिक केंद्रक को क्या नाम देंगे भाई? क्या कहते हैं? प्रोकैरियोन, न्यूक्लियोइड, या जीनोफोर कहते हैं, या जीनोफोर कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। अगला बिंदु लिखिए, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक, कंट्रोलर ऑफ सेल। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक कहते हैं, नियंत्रक या निर्देशक कहते हैं, नियंत्रक या निर्देशक कहते हैं। अगला इनसे लिखिए, एसिटाब्युलेरिया में क्या है? एसिटाब्युलेरिया एक कोशिकीय शैवाल। एसिटाब्युलेरिया में एसिटाब्युलेरिया में एक केंद्रक, पैरामीशियम में दो केंद्रक, पैरामीशियम में दो केंद्रक तथा वाउचेरिया राइजोपस, क्या है ये राइजोपस? रोटी का कवक, वो जो रोटी सड़ने की पश्चात तो व्हाइट कलर वाले चलते हैं ना, वो है राइजोपस। राइजोपस नारियल के भ्रूणपोष, नारियल के भ्रूणपोष तथा रेखित पेशी कोशिका में, रेखित पेशी कोशिका में असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं, असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं। तो इनमें केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। और स्पेशली ये रेखित पेशी कोशिका वाला ना, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि नारियल का तरल क्या है और नारियल की गिरी क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नारियल का तरल क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष, और गिरी क्या होती है? कोशिकीय भ्रूणपोष होती है, ठीक है। अगला इसे लिखिए, केंद्रक में 80% प्रोटीन, केंद्रक में 80% प्रोटीन,
12% डीएनए, 80% प्रोटीन, 12% डीएनए, 5% आरएनए व 3% लिपिड होती है। 5% आरएनए व 3% वसा होती है। 3% वसा होती है। तीन प्रतिशत वसा होती है। तो ये बन गया क्या केंद्र या नहीं बना? बन गया या नहीं बना? नहीं बना अभी तक। चलिए बनाते हैं हमने। देखिए केंद्रक की झिल्ली के बहिर्वलन के द्वारा हमने कौन सी संरचना बनाई थी? ये जो अभी मैं बना रहा हूं ये कौन सी संरचना है? क्या है? कौन सी संरचना है? ER। कौन सी संरचना है? ER। निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? बाह्य केंद्रकीय झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो पाई जाती है इसे हम ER के नाम से जानते हैं। और ये ER दो प्रकार की होती है, एक RER और दूसरी SCR। बताइए क्या डिफरेंस है RER में और SCR में? RER में और SCR में क्या अंतर है? RER और SCR में क्या डिफरेंस है? यहाँ अगर राइबोसोम की कणिकाएं प्रेजेंट है तो इस झिल्ली को अपन क्या नाम दे देंगे? इस संरचना को अपन क्या नाम दे देंगे? RER कह देंगे। और अगर ये कणिकाएं प्रेजेंट नहीं है तो हम इसे क्या कह देंगे? SCR कह देंगे। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकाएं। अब देखिए इसके अंदर जो ये संरचना पड़ी हुई है, धागे रूपी संरचना, इसे हम क्या नाम दे देंगे? क्या कहेंगे इसे? क्या नाम दिया था हमने? बोलिए, क्या कहा था? क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन जालिका। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये जो संरचना बनाई थी इसे हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोलस। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोलस। या इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ भी भरा रहता है, उस तरल को अपन क्या नाम दे देंगे? केंद्र कर देंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। केंद्रक के द्रव्य के नाम से जानते हैं। और ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियस पोर कह देंगे, केंद्रक रंध्र कह देंगे। तो ये एक प्रारूपिक केंद्रक की सामान्य स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, एक प्रारूपिक केंद्रक की सामान्य संरचना होगी जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, फिर क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, ER पाई जाती है, बाह्य केंद्रकीय झिल्ली होती है और अंतः केंद्रकीय झिल्ली होती है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या इसे हम क्या कह देंगे? बाह्य केंद्रकीय झिल्ली। बाह्य केंद्रकीय झिल्ली। और फिर अंदर वाली क्या हो जाएगी? अंतः केंद्रकीय झिल्ली। अंतः केंद्रकीय झिल्ली। अब देखिए केंद्र के अंदर कहीं कहीं इस प्रकार के गहरे अभिरंजित भाग भी आपको दिखाई देंगे और उन्हें हम क्या नाम दे देंगे? हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे या यूक्रोमेटिन? बोलिए, गहरे अभिरंजित भाग कौन से होते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये होगी एक प्रारूपिक केंद्रक की सामान्य स्ट्रक्चर। बन गया? बना लीजिए डायग्राम। इसके बाद अपन केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख संरचनाओं का वर्णन करेंगे।